हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की बात की थी, तो एक बार मैं वापस से सिग्नल्स रिपीट कर देता हूँ क्या होता है, देन वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन, कंटिन्यू विद द क्लासिफिकेशंस। ओके, तो सिग्नल हमने बोला था, जैसे अगर हम कोई डिवाइस है, कोई सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है हमारा इनपुट होता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो आउटपुट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, ठीक है, ये भी वोल्टेज हो सकता है, साथ ही साथ ये क्या हो सकते हैं, करंट सिग्नल भी हो सकते हैं। इन जनरल अगर हम सिग्नल की बात करें तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स भी क्या हो सकती है, एक सिग्नल हो सकता है किसी डिवाइस के लिए। ओके, ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है कभी, और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या हो सकते हैं, सिग्नल्स की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो बात करनी है वो करंट और वोल्टेज सिग्नल्स की ही बात करनी है। अब इनमें क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी, तो जिसमें हमने देखा था कि वोल्टेज, दो तरह की वोल्टेज हम देख चुके हैं, एक होती है डीसी और एक होती है एसी, साइनोसॉइडल एसी, ठीक है। एसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन करंट की चेंज हो सकती है, डीसी का मतलब सेम डायरेक्शन रहेगी। अब डायरेक्शन चेंज होने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक ये है साइनोसॉइडल, जो हमें बेसिकली मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। सप्लाई जो है वो इस फैशन में भी चेंज हो सकती है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ईएमएफ मिल रही है, और यहाँ पर नेगेटिव मिल रही है, लोअर हाफ में आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव ईएमएफ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ऐसे ऐसे भी इसको वेरी करा दें, एक डिजिटल सिग्नल ले लें इस तरह का, तो भी क्या होगा, तो भी सेम चीज हो सकती है, ठीक है। तो हमने पहली क्लासिफिकेशन देखी थी कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल। तो कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होते हैं, जो सिग्नल जो होते हैं हमेशा के लिए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी, तो एक्सटी जो है हमारा सिग्नल है, एक्सटी एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब यहाँ पर ये करंट हो सकता है तो हम इसको आई लिखेंगे, अगर ये वोल्टेज होती तो हम इसको वीटी लिखते हैं, और ये वेरी हो सकता है टाइम के साथ, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। अगर ये बीच में ऐसे उठ करके आ गया तो ये हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं रहेगा, नॉन कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरी क्लासिफिकेशन थी हमारी डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम एक्स लिखते हैं लेकिन ब्रैकेट में टी की जगह पर एन लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रीट मोमेंट्स पे डिफाइन होता है, किसी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, फिर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू है इस एन पर, फिर एन की वैल्यू जब 4 है तो 0 है सपोज करो, फिर नेगेटिव में हो गया या पॉजिटिव में हो गया, ऐसे करके हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू आ सकती है, ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट सिग्नल कोई वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वोल्टेज या करंट हमें कोई स्पेसिफिक, मान लो हम टाइम के हिसाब से देखें कि एकदम t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज मिलती है, फिर गायब हो जाती है, फिर t इज इक्वल टू 1 पे मिलती है, फिर 2 पे मिलती है, फिर 3 पे मिलती है, फिर 4 पे मिलती है, ऐसे ऐसे करके अगर हमें वोल्टेज मिल रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो ऐसे करके, तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोल देंगे, डिस्क्रीट सिग्नल। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कोई भी सिग्नल हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हम एक एग्जांपल फोर्स का भी लें, तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बीच में नहीं रुक रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल हो गया फोर्स का। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा है, और आपने उसको हैमर से एकदम हिट किया, तो जैसे ही आप इसको हिट करोगे हटाओगे, क्या होगा, एक मोमेंट्री फोर्स यहाँ पे जनरेट होगी, मोमेंट्री। तो वो एक डिस्क्रीट सिग्नल की तरह है। सपोज करो आप इसको बार बार हिट कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को हैमर से बार बार हिट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट सिग्नल होंगे, वो कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं होंगे। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन थी इवन ऑड सिग्नल की, इवन एंड ऑड सिग्नल। तो हमने इवन एंड ऑड सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि अगर xt हमारा क्या है, कोई सिग्नल है, ये हमारा कोई सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है, अगर इसमें हम -t भी कर दे और वो किसके बराबर आ जाए, ओरिजिनल सिग्नल के जैसा ही आ जाए, तो ये सिग्नल कैसा कहलाएगा, इवन सिग्नल कहलाएगा। मतलब अगर y एक्सिस के अराउंड इसको फोल्ड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये अगर t एक्सिस है हमारा
और ये सिग्नल एक्स टी है, ठीक है। माइनस टी का मतलब और टी का मतलब क्या है? माइनस टी ये जीरो है हमारा, ये हमारा रेफरेंस है। यहाँ पे टाइम मेजर करोगे तो प्लस टी हो गया, यहाँ पे मेजर कर रहे हो तो उसको माइनस टी लिख सकते हो अगर टी पॉजिटिव ले रहे हो तो, ठीक है। अब होगा क्या, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है जो लेफ्ट पार्ट जैसा है वैसा ही राइट पार्ट है, बिल्कुल आइडेंटिकल वैल्यूज है, जैसा कि हमारा कॉस का सिग्नल होता है, कॉस थीटा का, ठीक। ये हमने ये भी देख लिया था। नेक्स्ट अगर हम ऑड सिग्नल की बात करें, दिस इज इवन सिग्नल, यहाँ पे हम ऑड की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा ओरिजिनल सिग्नल एक्स टी है और हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस टी रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स टी बन जाए। तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, ऑड सिग्नल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अगेन प्लस टी यहां पर हम शो कर रहे हैं, माइनस टी ये, ठीक है ना, टी तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ग्राफिकली हम इस इक्वेशन की मदद से समझना चाहते हैं कि मान लो जैसे साइन का फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक्स ऑफ माइनस टी, यानी इस तरफ का जो सिग्नल है, एक्स ऑफ माइनस टी जो है, इस तरफ का जो सिग्नल है, वो राइट हैंड साइड वाले सिग्नल जो है, एक्स टी जो सिग्नल है, उसका नेगेटिव करो पहले जरा। उसका नेगेटिव सिग्नल क्या होगा, मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं उसका सिग्नल को, ओके, दैट इज गिवन बाय दिस। तो नेगेटिव उसका सिग्नल करो, और इस तरफ का क्या हो गया, एक्स माइनस टी होगा। अब तुम अगर इसको फोल्ड करोगे इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा, यहाँ पे ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इस तरह के सिग्नल को हम ऑड सिग्नल बोलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिग्नल, या तो कोई भी सिग्नल जो आपको गिवन है या तो वो इवन हो या तो ऑड हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। सिग्नल इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, डिस्क्रीट सिग्नल भी इवन या ऑड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो है, मान लो साइनोसॉइडली ये वेरिएशन हो रहा है डिस्क्रीट में, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पर भी साइनोसॉइडल वेरिएशन हो गया, तो डिस्क्रीट में भी हो सकता है ये, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि उसके लिए कंटिन्यूस सिग्नल होना जरूरी है, डिस्क्रीट में भी हो सकता है। और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो भी सिग्नल आपको दिया है या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अगर मैं वोल्टेज कुछ इस मैनर में प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या है, एक टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वोल्टेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो जरा, पहले t इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज जीरो थी, फिर इतने पे सपोज करो 1 वोल्ट है। अगर t इक्वल टू 2 पर मान लो 2 वोल्ट है, 3 पर 3 वोल्ट है। अगर मैं ऐसे मान लूं कि टाइम के साथ साथ लीनियरली वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, ठीक है, सिग्नल का वेरिएशन शो कर रहा है ये कर्व कि कैसे हमारा सिग्नल वेरी कर रहा है, तो ये सिग्नल क्या है, ना तो इवन है ना तो ऑड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे भी कंटिन्यू कर दूं तो क्या हो जाएगा, अब ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें और इस सिग्नल को ऐसे ड्रॉ कर दें सपोज करो, तो अब ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अब ये ना तो इवन सिग्नल है ना ही ऑड सिग्नल है, ठीक है। अब सपोज करो ये जो सिग्नल है इसको हम एक्स टी से ही डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज रहने देते हैं, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको लिखा है। हमारा जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स टी है, वो वोल्टेज हो करंट हो कोई भी सिग्नल हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ऐसे सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्स टी जो सिग्नल होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, सॉरी एक सेकेंड, हम क्या लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ इवन सिग्नल प्लस सम ऑफ ऑड सिग्नल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम इस सिग्नल को लिख सकते हैं। अब इसमें इवन पार्ट निकालना कैसे है, इवन पार्ट जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस सिग्नल की मदद से, एक्स टी सिग्नल है, एक्स ऑफ माइनस टी उसका अपोजिट सिग्नल है,
उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, तो उसका इवन और ऑड पार्ट आपको मिल जाएगा। और वापस जब आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन सिग्नल को, जरूरी नहीं है कि वो इवन या ऑड हो, लेकिन हम उसका इवन और ऑड पार्ट निकाल सकते हैं और बाद में इवन और ऑड पार्ट की मदद से हम उसको शो कर सकते हैं। देखो जरा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, एक्स ई और एक्स नॉट को जब आप ऐड करोगे तो होगा क्या, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। डिनोमिनेटर में 2 है, वो कैंसिल कर देगा 2 को, और एक्स टी ही बचेगा आपके पास। आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा एल्जेब्राइकली राइट हैंड साइड को, यू विल फाइंड इट इक्वल्स टू एक्स टी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ही रेयर चांस में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। इसमें इस तरह के प्रॉब्लम जनरली बनता नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे सिलेबस में तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, या फिर प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल्स। मतलब अगर आप दो इवन सिग्नल को ऐड करोगे तो क्या होगा, तो इवन सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ऑड के साथ ऑड को ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑड के साथ ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इवन के साथ ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो हमें देखनी है। ठीक है, ऐसे ही इवन से डिवाइड कर दोगे, इवन को ऑड से डिवाइड कर दो, ऑड सिग्नल को इवन से डिवाइड कर दो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक शेयर की थी फाइल आपके पास, उसमें भी गिवन है, बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लो ये इवन है और ये भी इवन है। ठीक है, x1t भी इवन है, प्लस कर दिया x2t, ये दोनों इवन फंक्शन थे ऑलरेडी, तो दोनों में अगर नेगेटिव कर दोगे तो दोनों फिर से सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आपको इवन सिग्नल ही मिलेगा। सिमिलरली जब आप दो ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड सिग्नल मिलेगा। दो ऑड को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे साइन एक्स, अब कभी भी आपको दिक्कत लगे तो आप क्या करना, दो ऐसे सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके देख लेना, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये हमेशा क्या है, इवन सिग्नल है। ऐसे इवन इंटू ऑड क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा, इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन सिग्नल होगा। इवन डिवाइडेड बाय इवन ऑड, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा नेगेटिव साइन पुट करने के बाद टाइम में, तो ये जो होगा ये ऑड सिग्नल बन जाएगा, स्टिल ये फिर से ऑड सिग्नल बन जाएगा, और इस तरह से हम इसका अलजेब्रा को समझ सकते हैं। कोई डाउट है बच्चों तो बताओ, गाइस कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, नो सर। तो ये इसका अलजेब्रा है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल ऐसा सिग्नल जो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, और ऐसा सिग्नल जो जिसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, रैंडम फैशन में वो, या हो सकता है एक डेफिनेट पैटर्न में भी चल रहा हो, लेकिन वो उसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, उसका कोई रिपीटेशन नहीं है, सेम टाइप की सेम उसके पैटर्न का कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो क्या मेरे को पीरियोडिक सिग्नल, कोई एग्जाम्पल, वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल, कुछ भी। साइन एक्स। हाँ, तो जो हमारी घरों में वोल्टेज हमें मिलती है वो कैसे होती है, ठीक है, उसकी आरएमएस वैल्यू 220 होती है या 230 होती है, 230√2 साइन ओमेगा टी, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। वो क्या कर रही है, साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, और उसकी कुछ वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो कुछ इस तरह से वेरी करती है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो पीरियोडिक है, जो सिग्नल हमें वोल्टेज का मिल रहा है घरों में सॉकेट से मिल रहा है, वो पीरियोडिक है। वो एक फिक्स इंटरवल के बाद, कितने इंटरवल के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। इससे टाइम पीरियड निकालोगे तो 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक जो वेव है वो 20 मिली सेकेंड की है, और दूसरी 20 मिली सेकेंड में फिर से एक और वेव आ जाएगी पीछे से। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये फिक्स पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। इस तरह का सिग्नल क्या हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। नॉन पीरियोडिक क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये कोई सिग्नल है, ये नॉन पीरियोडिक हो गया, इसका कोई पीरियड थोड़ी है, या कोई भी रैंडम सिग्नल हो गया ऐसे 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 करके वेरी कर रहा है, वो नॉन पीरियोडिक हो गया, उसका कोई फिक्स पीरियड है ही नहीं। ठीक है, ये इस तरह से है कि हम उसको कैसे विजुअलाइज करें और कैसे हम उसको
ग्राफिकली शो करें। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में, एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। ठीक है, तो एक चीज हम पहले बोल सकते हैं कि जो भी पीरियोडिक सिग्नल हमें मिलेगा उसका कुछ टाइम पीरियड होगा। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, 20 मिली सेकेंड। ठीक, ऐसे ही नॉन पीरियोडिक सिग्नल का कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं होगा, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है पीरियोडिक सिग्नल के लिए, कि एक सेकंड में वो सिग्नल कितनी बार रिपीट हो गया है, रिपीटेशंस को बताती है फ्रीक्वेंसी। फाइन, ओके गाइस। यस सर। अब हमें पीरियोडिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। तो अगर xt कोई पीरियोडिक सिग्नल है और आप चेक करना चाहते हो या फिर बताना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे कि इसका जो भी फिक्स टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद ये सिग्नल रिपीट होता है। देख लो जरा यहाँ पे, ये पहले क्या था, ऐसे था, इसका फिक्स टाइम पीरियड कितना है, 20 मिली सेकेंड सपोज करो। अब उसके बाद क्या होगा, ये वापस से जैसा ये पहले था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे वापस से रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके रिपीटेशन बढ़ते जा रहे हैं ना। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद सेम चीज रिपीट होती है। मतलब x की वैल्यू जो यहां पर थी वो इतने ही टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये कितना है टाइम पीरियड है इसका, जो यहां पर थी वो 20 मिली सेकंड के बाद, जो यहां पर थी इसके 20 मिली सेकंड के बाद, इसके 20 मिली सेकंड के बाद आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करके ये सोच सकते हैं। अब मैथमेटिकली उस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर इसके टाइम पीरियड में टी ऐड भी कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और टी के जगह हम 2t भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए एनटी लिख देते हैं। इसको देख लो एक बार, ये मैं इसको वापस से लिख देता हूं। x जो है ब्रैकेट में हमारे पास है t प्लस एन टी। ये क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, ये इंटीजर है कोई। क्यों, क्योंकि आप t ऐड करो या 2t ऐड करो या 3t ऐड करो तब भी क्या रहेगा, सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी। देखो जरा, यहाँ पे आपने t ऐड करा तो यहाँ पे पहुंच गए, 2t ऐड करा तो यहाँ पहुंच जाते, लेकिन वैल्यू तो सेम ही मिल रही है ना। चाहे पॉइंट आपका a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, वैल्यू तो सेम ही मिलेगी ना। ऐसे ही अगर आपने 3t भी ऐड किया होता तो भी क्या मिलती, वैल्यू सेम मिलती है। तो इसलिए कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड अगर आप ऐड कर रहे हो सिग्नल में, पीरियोडिक सिग्नल में, तो सेम ही आपको वहां पर सिग्नल मिलने वाला है। अब वो जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल हो, यहाँ पर हमने आपको साइनोसॉइडल का एग्जांपल दे दिया क्योंकि हमने देख रखा है। होने को तो सिग्नल ऐसा भी हो सकता था, ट्रायंगुलर, और पल्सेस की फॉर्म में भी हो सकता था, सॉटूथ भी हो सकता था। तो कई सारे वेरिएंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, जब जो मेन थिंग है वो ये है, यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि साइन में भी ओमेगा टी पीरियोडिक है कि नहीं है, और है तो इसका पीरियड क्या है, तो कैसे बताएंगे, बताओ। कोई है, कोई बताना चाहेगा। देखो ये क्या है, टी है हमारा, ये है साइन ओमेगा टी। इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे ही दिखेगा। ये टाइम पीरियड कितना है इसका, 20 मिली सेकेंड है सपोज करो। सेम चीज हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। ये सब कुछ हमें गिवन है या नहीं भी है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। हमें पता है कि साइन ओमेगा टी ले लो चाहे आप, या फिर साइन में ओमेगा टी के साथ प्लस कितना कर दो, 2 पाई या 4 पाई। देखो यहाँ पे इतनी जो ये ड्यूरेशन होती है, ये एंगल कितना होता है, 2 पाई एंगल होता है। तो 2 पाई ऐड कर लो, 4 पाई ऐड कर लो, या 6 पाई ऐड कर लो, 8 पाई ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था इसके बाद, उसमें अगर हम 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर 2 पाई एन का मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपने मैथ्स में भी देखा होगा, 12th क्लास में या 11th क्लास में मेरे ख्याल से, जब हम प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, सेम चीज। या फिर पीरियोडिक सिग्नल्स या पीरियोडिक फंक्शंस आपने कहीं पढ़ा होगा तो वहां पर भी देखा होगा। इसका मतलब ओमेगा टी जो है वो
बेसिकली यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओमेगा कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t प्लस 2πn/ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2πf या फिर 2π/t लिख सकते हैं। ठीक है, अब पीरियड क्या होता है, यहाँ पे पीरियड फाइंड आउट करना है। पीरियड वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जिसके बाद सिग्नल जो होता है वो रिपीट करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो n की वैल्यू जो हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे, हमें 1 रखनी पड़ेगी फॉर टाइम पीरियड n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 2π/ओमेगा हो जाएगा हमारा क्या, टाइम पीरियड हो जाएगा। देख लो इसको, कोई डाउट है तो बता दो। अब यहाँ पे देखो ओमेगा की जगह अगर आप रख के देखो 2π/t, तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, t राइट हैंड साइड t बन रही है कि नहीं बन रही है। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल के देखोगे तो सेम चीज मिल रही है ना आपको। ओमेगा क्या है, 2π/t के बराबर है, तो t कितना आ जाएगा, 2π/ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हम कर सकते हैं कि अगर आपको ये, आप इसको थीटा मान रहे हो और थीटा की टर्म्स में इसका पीरियड निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दो, 1 पुट कर दो, तो 2π क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2π यहाँ पे पीरियड हो जाएगा। ठीक है, थीटा की टर्म्स में, अगर थीटा आपका वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, तो वो उसकी टर्म्स में आ जाएगा। नहीं तो आपने क्या किया, ओमेगा कॉमन ले लिया यहाँ पे, इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब आपको जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको देखना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, 0 रखोगे तो फिर सेम ही चीज आ जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी पीरियड निकालने के लिए, और उसके लिए हमें ये वैल्यू मिल जाती है। ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हो। ये हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज नहीं पता होगी फंक्शन के बारे में तो दिक्कत आएगी। फिर कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। तो मेनली ये हमारी 3 क्लासिफिकेशन है सिग्नल की, कि पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक हो गया, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट हो गया, या फिर हमारे पास इवन ऑड सिग्नल हो गया। ठीक, लेकिन हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल टाइप्स होती हैं कुछ। अच्छा, इससे पहले ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये तो हमें यूज होने वाला है आगे भी, आगे के टॉपिक्स में इसको हम यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड सिग्नल टाइप्स जो हम अभी देखेंगे। लेकिन ये जो अभी हमने क्लासिफिकेशन सिग्नल की पढ़ी है ना, ये सिर्फ इस चीज के, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो, मतलब आ सकता है इससे। अदरवाइज ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको यूज करना है हमें आगे पूरे सब्जेक्ट में कहीं पे, तो वो चीज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा, आप बस इसको फाइंड आउट करना और आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो, पर इसको हम ज्यादा आगे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड सिग्नल टाइप्स की, तो ये जो टाइप्स है ये हम अगले टॉपिक्स में, इसको समझने के बाद जब हम फर्स्ट टॉपिक यूज करेंगे सिग्नल सिंथेसिस वगैरह, वहां पर हम इसको यूज करेंगे, तो ये हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे मेनली 2-3 तरह के होते हैं हमारे पास सिग्नल्स टाइप, अगर हम बात करें, जिसमें से पहला है हमारे पास स्टेप फंक्शन या स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल क्या होता है, जैसे हमारा कोई डीसी सोर्स होता है ना, डीसी वोल्टेज का सोर्स हो गया, वो स्टेप सिग्नल बताता है। ठीक है, एक बार देखते हैं ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी सिग्नल को हम xt से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। xt क्या है, x क्या है, x वो वेरिएबल है जो वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं इसको फिलहाल, ये t है। स्टेप सिग्नल क्या होगा, अगर आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है जो t इक्वल्स टू 0 से शुरू होता है और कांस्टेंट रहता है, बरकरार रहता है, कांस्टेंट बरकरार रहता है, इसकी वैल्यू सपोज करो a है, तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, स्टेप सिग्नल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेप रखा गया है और वही कंटिन्यू हो रहा है हमारा हमेशा के। इसी में ही अगर आपका ये जो स्टेप साइज है, ये इसका स्टेप साइज हो गया ए क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, स्टेप साइज हो गया। अगर ये स्टेप साइज 1 है, अगर ये स्टेप साइज हमारे पास 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, इस केस में ये क्या हो जाएगा,
यूनिट वन, यूनिट का मतलब वन होता है ना, स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाएगा। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह के सिग्नल का। लेकिन अगर हम उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी है? ए है ना। यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में तो वैल्यू 0 है ना। t इज इक्वल टू 0 के बाद ए है ये। t इज इक्वल टू 0 से पहले थोड़ी ए थी। यहाँ पर आप देखो t इज इक्वल टू 0 से पहले ये थोड़ी ना कुछ था। t इज इक्वल टू 0 से बाद क्या है? 1 है। तो अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को लिखना चाहते हैं, तो अगर इस केस की हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीस वाइज फंक्शन में दो पार्ट में तोड़ करके हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू a है फॉर t ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 है फॉर t लेस देन 0। देख लो, t लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, इसके लिए 0 है वैल्यू, और यहाँ पर a है। ये हो गया स्टेप फंक्शन मैथमेटिकली, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में। सेम चीज यहां पर अगर हम यूनिट स्टेप को लिखना चाहते हैं तो यूनिट स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 t ग्रेटर देन 0 और 0 t लेस देन 0। बस जो एम्पलीट्यूड था इसका, या जो भी हम इसका स्टेप साइज था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है क्या बच्चों? पूछना है तो डाउट आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट है तो बताइए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो अब यहाँ पे ना एक गिब्स फिनोमेना आ जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं वो, ठीक है। अगर आप ऐसे भी पहले की तरह भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिब्स फिनोमेना हम यूज करते हैं। देखो होता क्या है कि सिग्नल 0 है, मतलब इसको इस तरह से समझो, जैसे ये कोई रजिस्टर है और स्टेप सिग्नल क्या हो सकता है? डीसी सिग्नल हो सकता है, जैसे 5 वोल्ट। तो अगर आप इसको टाइम के साथ ड्रॉ करोगे और ये वीटी आप ड्रॉ करो तो ये हमेशा 5 वोल्ट ही है ना, चेंज थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे आपने लगा रखी है की। अब सोच के देखो, जैसे ही आप क्लोज करोगे उसको आपने बोल दिया t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब जहां से हम इसको एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो 5 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा बताओ, बोलो। करंट कितना फ्लो करेगा? 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 5 वोल्ट बटे 5 ओम, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 1 एम्पियर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये बात सोच के देखो कि जैसे ही आपने इसके स्विच को क्लोज किया है, क्या तुरंत 5 यहाँ पे डेवलप हो, तुरंत 1 एम्पियर डेवलप हो जाएगा? करंट तो 1 एम्पियर करंट जो है वो 0 से लेकर के 1 एम्पियर नो टाइम में डेवलप हो सकता है क्या? करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना नीचे की तरफ। एकदम से इतना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट वैल्यू मान लेते हैं। अगर गिब्स फिनोमेना की हम बात करें तो हम बोल देंगे यहाँ पे आधा एम्पियर है, ठीक है। बट अब फिर वही है, कंफ्यूजन का स्कोप है यहाँ पर थोड़ा सा। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको कि ग्रेटर देन और लेस देन के लिए तो हमें पता चल गया ये हो नहीं है। इक्वल के लिए आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा उससे देखो इस सर्किट में फर्क नहीं पड़ रहा है एनालिसिस में। लेकिन अगर हाँ ट्रांजिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ट्रांजिएंट्स को बिल्कुल हम बोल दे कि नहीं हम तो जांचेंगे ही जांचेंगे कि ये इफेक्ट हमें देखना है, अगर हमारा फोकस इस इफेक्ट पे है, ये 0 से 1 कैसे हो रहा है, तो फिर हम इसको 1 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वहां पर ये चीज आती है। बट हाँ, इन जनरल जो हमें करना है उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ इक्वल्स। बाकी आपकी मर्जी है, काटेंगे नहीं हम इस एग्जाम में। अगर स्टेप सिग्नल और उसको, अब जैसे इसका एक और एग्जांपल क्या हो गया, अगर आप मैकेनिकल सिस्टम, थोड़ा सा मैं इसलिए इलेक्ट्रिकल के बाहर भी थोड़ा सा सोच करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में इमेजिन कर सको। जैसे कि आपने एक फोर्स लगाई जो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। एक कांस्टेंट फोर्स आपने लगा रखी है, तो अगर टाइम के साथ आप इस फोर्स को प्लॉट करना चाहोगे तो ऐसे प्लॉट करोगे ना, या ऐसे थोड़ी प्लॉट कर दोगे,
ये तो गलत हो जाएगा ना। तो फोर्स अगर कांस्टेंट आपने लगा रखी है तो कांस्टेंट इस तरह से शो करोगे तो ये क्या हो गया, डीसी सिग्नल हो गया, ठीक है, सॉरी स्टेप सिग्नल हो गया, और जितनी फोर्स आपने लगाई है उसका स्टेप साइज हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया वो। हाँ बच्चों कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो फेसेस तो मुझे दिख नहीं रहे हैं और मैं सर कोई बोलने, डाउट नहीं है। हाँ तो मेरे को बीच बीच में थोड़ा सा बताती है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, और मैं अगर पूछूं कि समझ में आ रहा है तो एक बार मेरे को थोड़ा सा कोई भी बता सकता है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ओके ठीक है सर। समझ में आ गया है। ओके ठीक है, मुझे समझ आ रहा है सर। रैंप सिग्नल की हम आ रहा बात, है सर, आ रहा है। ठीक है ठीक है, एक एक दो बंदा अगर बोल दे उसके बाद फिर बाकी लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो फिर अगर 50-60 लोग बोलेंगे तो फिर वो उसमें निकल जाएगा टाइम काफी, एक दो जने बोल दो उतने में मेरा काम बन जाएगा। तो रैंप सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, रैंप सिग्नल, रैंप क्या होती है, ये स्लांटेड चीज को हम बोलते हैं रैंप, ठीक है, जिसका कुछ इंक्लिनेशन हो। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, फिर से कोई सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिग्नल क्या हो सकता है, करंट, वोल्टेज, या फिर कोई और मैकेनिकल सिग्नल, या कुछ भी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, या एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई सिग्नल इस तरह का दिख रहा है जो 0 पे 0 है, ये ध्यान रखना 0 पे 0 है, और उसके बाद लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोल देते हैं, रैंप सिग्नल बोल देते हैं ऐसे सिग्नल को, ठीक है। ये हमारा रैंप सिग्नल है, उसमें कांस्टेंट था, इसमें लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये 0 है। अब जब भी ये लीनियरली इंक्रीज करेगा तो इसकी कुछ स्लोप होगी, कुछ एंगल बना रहा है ना ये, ठीक है। अगर इसकी स्लोप आप निकालते, स्लोप क्या होता है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, आपने टेन थीटा फाइंड आउट करा, दैट विल टेल यू द स्लोप एम, और यहां पर हम शायद के से उसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे, तो वो हमें बताएगा क्या, इसका कितना ये रैंप है, कितना स्लांटेड है, ये हमें बेसिकली वैल्यू पता चल जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 है, इफ tan theta value comes out to be 1 for this graph, for any signal, तो हम उसको बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप। देखो यहां पे दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, यहां पे यूनिट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अगर है तो यूनिट स्टेप है, यहां पे स्लोप अगर यूनिट है तो यूनिट रैंप फंक्शन है, ठीक है। अब रही बात अगर कुछ आर्बिट्रेरी स्लोप है, तो मान लो k है आर्बिट्रेरी स्लोप कोई इसकी k है, अगर k इज इक्वल टू 1 है, यहां पे लिख देता हूं, अगर k इज इक्वल टू 1 है तो यूनिट रैंप हो गया, और k अगर कोई वैल्यू है अदर देन 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैंप, नॉर्मल रैंप सिग्नल हम इसको बोल देंगे, ठीक है, विद स्लोप की। अब इनको मैथमेटिकली कैसे लिखें, जैसे हमने इसको लिखा था, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे थे सेम चीज हमें रैंप के लिए भी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें k इज इक्वल टू 1 की, और k को k मान लेते हैं, देखो जरा हमारे पास ये एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना ये, और स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन पता है क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक हम यूज कर सकते हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सब आपने देखा होगा। y और x तो इक्वेशन में रहेंगे रहेंगे, उनको तो हमें चेंज करना नहीं है, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, स्लोप और इंटरसेप्ट। ये क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब, इंटरसेप्ट मतलब काटना, y इंटरसेप्ट मतलब y को काट रहा है, कहां काट रहा है y को, तो यहां पर आप देख रहे हो ये हमेशा y को कहां पर काटता है, 0 पे काटता है, तो c की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस केस में, ठीक है। इस केस में c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx, और अगर स्लोप को k बोल रहे हैं तो y इज इक्वल टू kx हो जाएगी, ठीक है, बोलो। और y एक्सिस यहाँ पे किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, xt से, और x हमारा यहाँ पे क्या है, t है, तो ये हो जाएगी, ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। लेकिन इसमें भी देखो जरा, ये अगर सिर्फ इतना लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये फिर ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, फिर ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है। सोच के ये बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। गुड। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम t इक्वल टू 0 से पहले देखें तो वैल्यू क्या है, 0 है,
तो फिर से हम इसको पीस वाइज फंक्शन की मदद से लिखेंगे। कैसे? xt जो है दैट इज 0 फॉर t लेस देन 0 एंड xt इज, या फिर xt तो हमने वहां पर लिख ही दिया है, ये 0 लिख दो सीधे। और xt क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, kt है। kt नहीं, यहाँ पर तो k1 है, तो इसको k की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे t हो गया फॉर t ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हो क्योंकि t पे पता है इक्वल टू 0 पे t 0 है, तो 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसके लिए लिखना चाहोगे, अगर स्लोप आर्बिट्ररी स्लोप है कोई आपके पास, या फिर कोई डिफरेंट स्लोप है अदर देन 1, so we can write it like this: kt for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0। बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं वैसे, सर है ना। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो मेरे ख्याल से इसमें